नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये पूरा आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होती है? तो मुख्य फोकस, आपतन बिंदु, ध्रुव। देखो समझते हैं। देखो मुख्य अक्ष समझते हो, वो भी दर्पण में। दर्पण की अगर मैं बात करूं तो ये आपका होती है पोल, ये होती है पोल, और ये होती है एफ, और ये होती है सी। ठीक है, कोई भी दर्पण हो, लेंस, सॉरी, कनकेव हो या कन्वेक्स। अब मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित होती है, बिल्कुल होती है। आप आप आपतन आपतन बिंदु नहीं, ध्रुव ध्रुव होती है। ठीक है, तो इसका आंसर वन और थर्ड हो जाएगा। वन और थर्ड, वन और थर्ड, वन और थर्ड। ठीक है, वन और थर्ड। देखो निम्नलिखित में बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होती है, मुख्य फोकस और ध्रुव होती है। क्यों होती है? क्योंकि मुख्य फोकस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उत्तल दर्पण में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस जो होती है वो दर्पण के सामने, जबकि उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है। आपतन बिंदु वह बिंदु है जहां प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण की सतह पर टकराती है। ध्रुव जो है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह का पृष्ठ बिंदु केंद्र होती है। ये इसको बोला जाता है ध्रुव, इसको बोला जाता है ध्रुव। तो ये है ध्रुव। ठीक है, होती है। और ज्यामितीय रूप से दर्पण का केंद्र बिंदु माना जाता है। गोलीय दर्पण के जो खोखले भाग होता है उस गोले के केंद्र को पकड़ता केंद्र, यह भी मुख्य अक्ष पर ही स्थित होती है। ठीक है, तो ये आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक किसी बिलियन के द्रव्यमान बाई बिलियन के द्रव्यमान के प्रतिशत का सही सूत्र है? विलेय बाई द्रव्यमान, विलियन, बिलियन का आयतन नहीं, विलेय, विलेय का द्रव्यमान, विलियन का आयतन, विलेय का आयतन, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, देखो क्या होती है विलेय का द्रव्यमान, विलियन का आयतन। फिर हो गया विलेय का देखो आयतन वाला तो कोई नहीं होगा, आयतन आयतन सब काट दो, आयतन आयतन काट दो। विलायक का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, विलेय का द्रव्यमान बाई विलियन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, यही होगा। आयतन वाला नहीं। देखो आयतन यहाँ पे दिख रहा है, काट दो, यहाँ पे दिख रहा है, काट दो। ये देखो विलायक का द्रव्यमान नहीं, विलेय का द्रव्यमान। देखो क्या होती है, द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान का आयतन होती है विलेय, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलियन, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने 100। ये होती है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो किसी विलेय का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान गुने 100, व्यंजक किसी विलियन के द्रव्यमान या विलियन के द्रव्यमान के प्रतिशत का सही सूत्र देता है। देखो मोलरता को, विलियन के 1 लीटर आयतन में मौजूद विलेय के मोल्स की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मोलरता होती है विलेय की मोल्स की संख्या विलियन की आयतन लीटर में, ये होती है। ठीक है, मोलरता तापमान से प्रभावित होता है, क्योंकि विलियन का जो आयतन तापमान बदलने पर थोड़ा बदल सकता है, या विस्तार या संकुचन हो सकता है। मोलरता विलेय के मोल्स प्रति किलोग्राम विलायक द्रव्यमान पर आधारित का अनुपात होता है। मोलरता तापमान से अप्रभावित रहती है, क्योंकि विलायक का द्रव्यमान
तापमान बदलने पर नहीं बदलता। मोलरता बदलती है लेकिन मोललता नहीं बदलती। जब विलायक पानी हो और विलयन तनु हो तो मोलरता और मोललता के मान लगभग समान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। कौन सा हार्मोन उच्च क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है, जहां कोशिका विभाजन तीव्र होती है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है? तो ये होती है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन हार्मोन उन क्षेत्र में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होती है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन उन क्षेत्र में उच्च सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र गति से हो रहा होता है, जैसे कि शिखाएं, कलियां, जड़ें, शीर्ष और विकासशील फल और बीज। साइटोकाइनिन का कार्य है कोशिका विभाजन को ये प्रेरित करता है, ठीक है, शिस्त प्रभावित को कम करता है, पत्तियों को जीवितता को रोकता है, पोषक तत्वों का संचरण करता है और क्लोरोप्लास्ट को विकास को बढ़ावा देना। मेन है इसका काम साइटोकाइनिन का कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। एब्सेसिक, देखो एक है एब्सेसिक, एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल जो है वो निरोधात्मक हार्मोन है। ये कौन सा है? एक है निरोधात्मक, निरो निरोधात्मक, निरोधात्मक हार्मोन, निरोधात्मक निरोधात्मक हार्मोन है जो आमतौर पर तनाव प्रतिक्रिया के दृढ़ता से जुड़ा होता है। ठीक है, यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने के बजाय अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ये निरोधक है, मतलब अवरोधक के रूप में काम करता है। अवरोधक, अवरोधक के रूप में काम करता है। ठीक है, अवरोधक के रूप में काम करता है। ठीक है, ए बी ए बीजों और कलियों की प्रस्तुति को प्रेरित करता है। रंध्रों को बंद करना ताकि पानी का नुकसान कम हो, तनाव पूर्वक पूर्ण परिस्थितियों में पौधे को जीवित रहने में मदद करता है। देखो एक है जिबेरलिन। जिबेरलिन जो है, ये जिबेरलिन क्या करता है? वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, बल्कि कोशिका दीर्घकरण और अन्य विकास प्रक्रियाओं में अधिक भूमिका निभाता है। देखो एक है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो क्या करती है, इस एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जो कोशिका दीर्घकालिक शीर्षता को प्रभावित जड़, दीक्षा, फोटोप्रिज्म और गेटोप्रिज्म के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये ऑक्सिन जो है ये फोटोप्रिज्म और गोटोप्रिज्म के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उन समीकरण को चयन कीजिए जो उस सापेक्ष के मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम अंतिम और प्रारंभिक वेग से संबंधित है। अंतिम और प्रारंभिक वेग से संबंधित, देखो इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है ऐसा। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस, ये भी नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थर्ड, केवल थर्ड, केवल थर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी केवल थर्ड जो है ना वो सही है। देखो एक फार्मूला होती है, देखो मैं फार्मूला सारा लिखता हूँ। देखो ये फार्मूला आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, देखो क्या है, एक चीज समझो। देखो एक चीज समझो, इसमें क्या बोला गया है? देखो जैसे जी है, जी अगर जी ऊपर जा रहा हो तो v बराबर होती है u माइनस ए टी, सॉरी ए, ए, और एस बराबर होती है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस टू ए एस। लेकिन अगर यही लीनियर फॉर्म में नीचे जा रहा हो तो ए जो होती है ना वो जी के बराबर हो जाता है, तो ए और जी यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? जी का वैल्यू क्या होती है? जी का वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है। और इसका फार्मूला होती है ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। ठीक है,
जी माइनस यू बाई टी, ये होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये यहां तक हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? देखो ये तो है नहीं, ये जो है ना द्विविस्थापन नहीं है, सिर्फ विस्थापन है। विस्थापन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया, ये जो है ना ये डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन अभिक्रिया। ठीक है, डीकम्पोजिशन अभिक्रिया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सेकेंड, तो केवल सेकेंड डी, ऑप्शन डी। देखो ठीक है, देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ना, आयनों का विनिमय होता है। सोडियम सल्फेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट BaCl2 BaSO4 NaCl, और ये पूछा भी जाता है, बुक में दिया हुआ है कि सोडियम सल्फेट सोडियम आयन और सल्फेट से प्राप्त होता है, और बेरियम क्लोराइड बेरियम आयन और क्लोराइड आयन से प्राप्त होती है। अभिक्रिया के दौरान धनात्मक और ऋणात्मक आपस में बदलते रहते हैं। ठीक है, बेरियम आयन सल्फेट आयन के साथ जुड़कर बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम आयन सोडियम क्लोराइड आयन बनाता है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक प्रकार का, जिसमें दो अभिकार यौगिक को अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप दो उत्पादन यौगिक बनते हैं। इसे आसान भाषा में समझो, द्विविस्थापन अभिक्रिया दो यौगिक के धनायन और कटायन को आपस में स्थान बदल देते हैं। ठीक है, इस तरह से बनती है, समझ रहे हो? जैसे एक होती है ना पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, एफी, फिर हो गया एफी पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Au और Pt। देख रहे हो ना, तो ये होती है रिएक्टिव सीरीज। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा रिएक्टिव सीरीज मैक्सिमम पोटेंशियम का होता है। ठीक है, कह रहा है कि विभिन्न विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियों पर निर्भर करती है। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां किस पर निर्भर करती है? तो जीवों के तंत्रिका तंत्र पे, जीवों के पोषण संबंधी कार्यनीति पे, जीवों की शारीरिक बनावट पे, जीवों के श्वसक वर्णन पे। जीवों की प्रजनन जो विधि है, वो जीवों की शारीरिक बनावट पर, जीवों की पोषण संबंधित कार्य, जीवों की तंत्रिका तंत्र पर, जीवों के श्वसन वर्णक पर, सी होगा इसका ऑप्शन, नहीं, जीवों के शारीरिक बनावट पर डिपेंड करता है। हाँ, कि किस तरह से प्रजनन की विधियां, जैसे देखते हो ना, जानवर में जो जैसा रहेगा ना उसी के अनुसार से होती है, तो जीवों की शारीरिक बनावट पर होती है। देखो विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां उसकी शारीरिक बनावट पर निर्भर करती है। जैसे सरल जीव, एक कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया और अमीबा, और कुछ बहुकोशिकीय जैसे स्पंज और हाइड्रा, शारीरिक बनावट सरल होती है। इसमें प्रजनन शरीर से अपेक्षाकृत सरल होते हैं। विखंडन, इनमें एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होती है। मुकुलन, यह शरीर का एक उभरा हुआ मुकुलन बनता है जो विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। खंडन, इसमें नए कई टुकड़े में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव बनाते हैं। बीजाणु जनन, इसमें बीजाणु का निर्माण होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए जीव बनाते हैं। जटिल जीव जैसे कि पौधे, जानवर और कवक में शारीरिक बनावट अधिक जटिल होती है, और इसमें प्रजनन विधियां भी बहुत अधिक होती है, अधिक विशिष्ट जटिल होती है। अक्सर विशिष्ट प्रजनन अंग और प्रक्रिया शामिल होती है। लैंगिक प्रजनन, नर और मादा युग्म का संलयन होता है, जिसमें युग्म बनता है और नए जीव का विकास होता है। अलैंगिक प्रजनन में जटिल जो होती है वो जीवों में कुछ भी इस प्रकार का लैंगिक प्रजनन देखा जाता है, जैसे कायिक प्रबंधन पौधे में। ठीक है,
तो इस तरह से देखा जाए तो जीवों में प्रजनन की विधियां जीवों जीवों की शरीर की बनावट पर निर्भर करती है, पोषण पे नहीं, तंत्रिका तंत्र पे नहीं, श्वसन पे नहीं। निम्नलिखित में कौन सा कथन पे विचार कीजिए और ज्ञात कीजिए कौन सा कथन सही है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता, बिल्कुल। यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, बिल्कुल। यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, नहीं, गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, तो सात के क्या हो जाएगा? बी। सात के बी सभी है, ये होती है, हाँ ये भी होगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। देखो, मिश्रण में निम्नलिखित कथन सही है। मिश्रण का संगठन तो परिवर्तनीय होती है, बिल्कुल, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। यौगिक में जो नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के भौतिक रूप से मिलाने से बनता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। यौगिक रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में संयोजित से बनते हैं। यौगिक का रासायनिक सूत्र हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है, जो कभी नहीं बदलता। मिश्रण में प्रत्येक घटक अपने मूल गुणों को बनाए रखता है। मिश्रण के गुणधर्म उसमें उपस्थित घटकों के गुणों का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के दौरान जीव दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, किस नाम से जाना जाता है? मुकुलन, बीजाणु, पुरजनन, द्विविखंडन, द्विविखंडन से नाम से जानते हैं, ठीक है, द्विविखंडन। कोशिका विभाजन में एक जीव सामान्यतः दो बराबर भागों में विखंड हो जाती है, इसे विखंडन के नाम से जाना जाता है, वो भी द्विविखंडन, दो विखंडन के नाम से जाना। द्विविखंडन एक अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, जिसमें एक कोशिका या दो जीव दो अलग अलग समान भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव बन जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम में होता है। किस किस में होता है द्विविखंडन? पूछा जाएगा। एक होगा बैक्टीरिया में, किस किस में होती है? बैक्टीरिया, 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 बैक्टीरिया में, अमीबा, अमीबा में बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, और पैरामीशियम, पैरा पैरामीशियम, पैरामीशियम में, ठीक है। बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम में होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। द्विविखंडन प्रक्रिया निम्न होते हैं। सबसे पहले जीव के डीएनए की एक प्रति बनाई जाती है। अब कोशिका में डीएनए की दो प्रतियां मौजूद होती है। कोशिका आकार में लंबी होने लगती है और डीएनए की दोनों प्रतियां कोशिका के विपरीत दिशाओं में चली जाती है। कोशिका के मध्य में कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर धंसने लगती है तथा कोशिका पूरी तरह से दो भागों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक भाग में डीएनए की एक प्रति होती है। इस प्रकार एक जनक कोशिका दो सतित कोशिका से बनती है। दो सतित कोशिका जनक कोशिका से अलग हो जाती है और स्वतंत्र रूप से जीवित रहने लगती है। मुकुलन भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। इसमें जनक कोशिका की एक छोटी सी कली बंड निकलती है और धीरे धीरे विकसित होकर नया जीव बनाती है। मुकुलन में विभाजन हमेशा बराबर नहीं होता। सतित कोशिका जनक कोशिका से छोटी होती है। मुकुलन के उदाहरणों में देखो, मुकुलन में क्या क्या होता है? मुकुलन किस किस में होता है? मुकुलन, मुकुलन, मुकुलन होती है, पूछा जाएगा मुकुलन किस किस में होती है? खमीर में, खमीर में होती है, ईस्ट जिसको बोलते हैं, खमीर में होती है, खमीर में होती है। फिर हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में,
हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा में मुकुलन होता है, ठीक है, मुकुलन होती है। फिर है पूर्वजनन की क्षतिग्रस्त खोए हुए शरीर के अंगों को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यह कोशिका विभाजन पर आधारित है, लेकिन यह प्रजनन का एक रूप नहीं, जिसमें एक जीव दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। पुनर्जनन का उदाहरण तारा मछली अपनी खोई हुआ पुनः छिपकली लिजार्ड से अपनी पूंछ को पुनः उगाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता, उन्हें उन्हें संचित कर लिया जाता है और पौधे द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा का भंडारण के रूप में कार्य करता है। देखो, ग्लूकोज तो होगा नहीं, तो तुरंत देती है ग्लाइकोजन। सेलुलोज, सेलुलोज तो नहीं होती, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन तो ग्लाइकोजन। सेलुलोज, ग्लाइकोजन भी नहीं होगा, सेलुलोज भी नहीं होगा। स्टार्च, स्टार्च देखो, जिस कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता, उन्हें क्या कहा जाता है? स्टार्च कहा जाता है, स्टार्च कहा जाता है। स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है, जो पौधे द्वारा आवश्यकता पड़ने पर पड़ने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जिस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग उपयोग जिस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है, जो पौधे द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा के भंडार के रूप में कार्य करता है, उसको स्टार्च कहा जाता है, ठीक है, स्टार्च। देखो, जिस कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता, उसे स्टार्च के रूप में काम करते हैं। स्टार्च, स्टार्च के रूप में काम किया जाता है, स्टार्च के रूप में संचित किया जा सकता है, जो पौधे द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। जैसे पौधे में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से सेलुलोज होती है, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होती है, उसे ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। जब ग्लूकोज का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता, उन्हें स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। स्टार्च पौधे की एक महत्वपूर्ण संचित ऊर्जा भंडार है, ठीक है, समझ में आ गया। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादित अतिरिक्त ग्लूकोज के स्टार्च के रूप में परिवर्तित करता है, इनमें विभिन्न भागों में संचित करते हैं, जैसे जड़ें, आलू, शकरकंद, तना, कसावा, बीज, अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, फल, केला। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है, जो मोनोसैकेराइड है, जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे द्वारा उत्पन्न होता है और तत्काल ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज को कोशिकाओं द्वारा सीधे उपयोग किया जा सकता है या अन्य अणुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। ग्लाइकोजन भी एक ग्लूकोज का एक बहुलक है, लेकिन यह जानवरों और कवकों, फंगी में कार्बोहाइड्रेट के मुख्य संचित रूप होती है, पौधे में नहीं। जानवरों में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत, जैसे लीवर, मांसपेशियां में जमा किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ग्लाइकोजन जो होती है, जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोन से, और ग्लूकोन से फिर ग्लूकोज में टूट जाता है। सेलुलोज भी एक ग्लूकोज का एक बहुलक है, लेकिन ये पौधा में सकारात्मक रूप से निभाता है, ऊर्जा भंडारण की नहीं। पौधे में स्टार्च के रूप में ऊर्जा भंडारण में भूमिका निभाती है। सेलुलोज जो होती है, पौधे की कोशिका भित्ति, सेल वॉल का मुख्य घटक है, जो पौधे की कोशिका को संरचनात्मक सहायता और दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फ्राइडे के द्वारा। किसके द्वारा? फ्राइडे के द्वारा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फ्राइडे के द्वारा किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक बदलती हुई चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक विद्युत चालक में विद्युत वाहक बल या वोल्टेज उत्पन्न होता है। जब एक
चुम्बक को एक तार से कुंडली के तार पर घुमाया जाता है तो कुंडलन बिजली उत्पन्न होती है और यह उत्पन्न वोल्टेज प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है और उत्पन्न धारा प्रेरित धारा कहलाती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का महत्व और अनुप्रयोग। विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग करके वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने का उपयोग किया जाता है। ये विद्युत शक्ति के संरक्षण और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग वायरलेस संचार तकनीक जैसे रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। प्रेरण हीटिंग में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग धातुओं को गर्म करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक प्रक्रिया और घरेलू उपकरण में होता है। आइजैक न्यूटन के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम प्रसिद्ध है। इन्होंने प्रकाशिकी और गणित के क्षेत्र भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता के सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा तुलना और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन एक प्रसिद्ध आविष्कारक थे जिन्होंने बिजली के बल्ब, फोनोग्राफ और मोशन पिक्चर कैमरा जैसे कई महत्वपूर्ण उपकरण बनाए। अगला क्वेश्चन है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन योजना 1 सहयोगी चंद्र मिशन में कौन से दो एजेंसियां है? तो इसरो नासा ही होगा। नहीं, इसरो और जाक्सा है। इसरो और जाक्सा, बस याद रखना कि ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन योजना 1 सहयोगी चंद्र मिशन है जो इसरो और जाक्सा का है। इसरो और जाक्सा का है। इसरो और जाक्सा का, इसको याद, ये करेंट अफेयर है, बस याद रखना है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है चांदी के आभूषण कुछ समय बाद काले हो जाते हैं क्योंकि चांदी हवा में मौजूद ऑक्सीजन मौजूद किसके साथ अभिक्रिया कर लेती है? तो ये कर लेती है सल्फर के साथ। सल्फर के साथ चांदी के आभूषण कुछ समय बाद काले हो जाते हैं क्योंकि चांदी जो है हवा में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेती है और क्या बना देती है? Hg जो होती है वो H2S के साथ अभिक्रिया करके बना लेती है Hg2S और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है सिल्वर सल्फाइड। इसको बोला जाता है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर 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 सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड। सल्फाइड सल्फाइड सिल्वर सल्फाइड। और ये क्या है? ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हवा में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मौजूद होती है। यह गैस प्राकृतिक और मानव जाति स्रोतों से आती है जैसे ज्वालामुखी गतिविधि, औद्योगिक उत्सर्जन, जैविक पदार्थों का अपघटन। जब चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के संपर्क में आती है तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और जिसके जिसके हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आती है और एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप सिल्वर सल्फाइड नामक एक काला पदार्थ बनता है। नाइट्रोजन भी एक अत्यंत निष्कर्षीय गैस है जो चांदी नाइट्रोजन के साथ समान परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया तो नहीं करता। चांदी कार्बन डाइऑक्साइड के समान परिस्थितियों में प्रतिक्रिया नहीं करता। चांदी ऑक्सीजन के साथ भी प्रतिक्रिया कर सकती है खासकर उच्च तापमान पर, लेकिन सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। सिल्वर ऑक्साइड काले या घरे घरे भूरे रंग का हो सकता है, लेकिन समान तापमान पर चांदी और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया धीमी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी 4 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण में उत्पन्न करता है तो 5 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? देखो ए बराबर होती है v माइनस यू बाई टी, ठीक है।
तो आपसे पूछा गया है उसका वेग क्या होगा, तो वेग बराबर क्या होती है, u प्लस ए टी। यू कितना दिया हुआ है 20, ए कितना है 4 और टाइम कितना है 5। तो 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा 13 के डी। अगला क्वेश्चन है 0.1 केजी द्रव्यमान वाली कोई 2 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से गति करता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। देखो तो गतिज ऊर्जा होती है 1/10, और ये क्या हो जाएगा 2 × 2, ये से ये कट गया, तो 0.2 जूल, 2 जूल, 0.2 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गलत गलत कथन का चयन कीजिए। कोयला हमारे शरीर में पच जाता है, चावल हमारे शरीर में पच जाता है, बिल्कुल। प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है, प्लास्टिक जीवाणुओं की क्रिया से विघटन नहीं होता। नहीं, गलत है, यही तो गलत है। जीवा प्लास्टिक जो होती है ना, ये ये जीवाणुओं से नहीं होता, ये भी सही है। कोयला हमारे शरीर में पचता है, नहीं पचता, ये बहुत खतरनाक है। 15 के ए। कोयला हमारे शरीर में पच जाता है, नहीं पचता है। कोयला मुख्य रूप से कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ से बना होता है। इनमें जटिल कार्बनिक यौगिक भी होते हैं जो ज्यादातर पौधे और पेड़ों के जीवाश्म से अवशेष से बनते हैं। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे खाद्य पदार्थों को पचाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो हमें ऊर्जा और अवशोषक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। चावल कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत है, विशेष रूप से स्टार्च के रूप में। मानव पाचन तंत्र स्टार्च को पचाने में सक्षम है। हमारे लार और छोटी आंत में मौजूद एंजाइम, जिसको एमाइलेज बोलते हैं, स्टार्च को सरल शर्करा में जैसे ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, जिन्हें शरीर ऊर्जा के लिए अवशोषित और उपयोग कर सकता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। यह मांसपेशियां, एंजाइम, हार्मोन और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं के लिए निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। मानव पाचन तंत्र प्रोटीन को पचाने में सक्षम है। पेट और छोटी आंत में मौजूद एंजाइम जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन की अमीनो एसिड में तोड़ते हैं। एमिनो एसिड को शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है और नए प्रोटीन बनाने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक जो है वो कृत्रिम बहुलक से बना होता है। अधिकांश प्लास्टिक पॉलीथीन, पॉलीप्रोथीन जैसे जैव अवघटनीय है, तो ये भी बात सही है। निम्नलिखित में कौन सा धातुओं को पतले तार से खींचने की क्षमता को परिभाषित किया जाता है, तो ये किया जाता है तन्यता, डक्टिलिटी। आघातवर्तनी तन्यता, दोनों दोनों तन्यता, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो तन्यता जो है वो धातुओं को पतले तारों से खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है। तन्यता जो होती है वो धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर अपने तारों में बदला जा सकता है। तन्य धातुओं बिना टूटे खिंच सकती है और अस्थायी रूप से विकृत हो सकती है। यह गुण धातुओं में मौजूद धात्विक बंधों परमाणुओं की परतों को एक दूसरे से फिसलने की क्षमता के कारण होती है। कॉपर, लोहा, गोल्ड, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब तन्य धातु है। इसलिए इन धातुओं के तार आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिनका उपयोग बिजली के तारों और अन्य उपयोगों में किया जा सकता है। आघात वर्तनीय धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। आघात वर्तनीय धातुएं बिना टूटे पीटे जाने पर फैल सकती है और अस्थायी रूप से चपटी हो जाती है, और यह गुण भी धातुओं में धात्विक बंधों और परमाणुओं की परतों के एक दूसरे पर फिसलने की क्षमता के कारण होती है। एल्युमिनियम, सोना और लोहा आघातवर्तनीय धातु है। एल्युमिनियम की चादरें और लोहे की चादरें आघातवर्तनीय गुणों के कारण ही बनाई जाती है। ठीक है।
शब्द सघन रूप से हुई वृक्क निस्पंदन की इकाई को संवर्धित करता है। केशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, गुच्छ, विक्राणु। विक्राणु 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 17 के सी। विक्राणु शब्द जो है ना वो सघन रूप से भरी हुई वृक्क निस्पंदन इकाई को प्रदर्शित करता है। विक्राणु वृक्क किडनी की क्रियात्मक और सकारात्मक इकाई है, जिसका अर्थ होती है वृक्क में निस्पंदन, फिल्ट्रेशन और मूत्र निर्माण का कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख विक्राणु होते हैं, जो मिलकर वृक्क के मुख्य कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है। प्रत्येक विक्राणु एक जटिल संरचना है, जो मुख्य रूप से दो भागों से बनी है। गुच्छ, ग्लेरुमस, ये कोशिका रक्त वाहिकों का एक गुच्छा है, जो वोमेन सपुट नामक के आकार की संरचना से घिरा होता है। गुच्छ में रक्त निस्पंदन की प्रक्रिया होती है। रक्त गुच्छ की कोशिकाओं से होकर रक्त में मौजूद छोटे अणु जैसे पानी, लवण, ग्लूकोज, यूरिया आदि छानकर वोमेट संपुट में प्रवेश करते हैं। रक्त कोशिकाएं बड़े प्रोटीन जैसे बड़े अणु गुच्छ से बाहर ही रहते हैं और आगे रक्त परिसंचरण में चले जाते हैं। वृक्क नालिका, रीनल ट्यूबल, वोमट संपुट से छना हुआ तरल पदार्थ वृक्क नालिका में प्रवेश करता है। वृक्क एक लंबी और घुमेदार नली होती है, जिसे विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। स्फिंक्टर श्लेष्म नालिका प्रॉक्सिमल ट्यूबल है। यहाँ निस्पंदन में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लवण और पानी का पुनः अवशोषण रीहाइड्रेशन होती है। हिलने का लूप, यह नालिका का यू आकार का भाग है, जो जल और लवण को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और मूत्र को संघित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूरस्थ संभावित नालिका, यह गुणों, यह कुछ लवणों और पानी और पुनः अवशोषित होता है और कुछ अपशिष्ट पदार्थों का स्राव करने में सिक्रेशन से भी होता है। ठीक है। जैसे कई विक्राणुओं को तटस्थ नालिकाओं को ग्रहण खुलती है, जो मूत्र को वृक्क श्रेणी में ले जाती है, जहां मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय होता है। अगला क्वेश्चन है, तीन प्रतिरोधों को संयोजन को किस प्रकार जोड़ा जाए कि कुल प्रतिरोध 13 हो जाए। तो 6 4 10 और 10 और 3 13, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है। सारा के ये बहुत सिंपल। C2H2, C2H4, C2H6 हाइड्रोकार्बन संबंधित है। देखो C2H2 जो है ना वो एल्केन है नहीं, एल्काइन है नहीं, एल्केन है नहीं, ये है एल्किन, एल्काइन और एल्केन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। रुको रुको रुको, सॉरी 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 सॉरी, यही तो छोटी सी मिस्टेक, एल्किन नहीं है जी, ये है। समझ गया। देखो पहले क्या है, पहले एल के देखो एक फार्मूला होता है ना, CnH2n+2, फिर होती है CnH2n, फिर होती है CnH2n-2। अब देखो 2 है 2, तो 2 4 संबंधित है, 2 4 तो 2 4 है एल्किन ना। देखो 2, ओ हाँ देखो 2, देखो ये है, ये है, तो 2 अगर रखे हो तो 2 और H2, तो ये हो गया एल्काइन। तो एल्केन, एल्किन, एल्केन, एल्काइन, एल्काइन से शुरू होगा, एल्काइन से होगा। ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना बने हाइड्रोजन और कार्बन के कार्बनिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन में मौजूद बंध के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है एल्केन, एल्किन और एल्काइन। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में सूती वस्त्रों को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम है ना और सूती वस्त्र है, तो सूती वस्त्र पानी का उत्तम अवशोषक है, जो वाष्पीकरण के लिए पसीनों को वातावरण में छोड़ता है। पानी खराब अवशोषक है, सूत पानी का खराब अवशोषक है। सूती वस्त्र के लिए पसीने के लिए वातावरण में नहीं छोड़ता।
सुत्ती अवशोषित नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 20 के ए। गर्मी के मौसम में सुत्ती वस्त्र को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि सुत्ती पानी का उत्तम अवशोषक है और वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में छोड़ता है। गर्मी में गर्मी के मौसम में सूती वस्त्र को प्राथमिकता देने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। सूत अपनी भार क्षमता से कई गुना अधिक पानी सोख लेता है। गर्मी में हम पसीना अधिक आता है और सूती वस्त्र इस पसीने को कुशलता पूर्वक सोख लेते हैं। वाष्पीकरण एक शीतलन प्रक्रिया है। जब पसीना वाष्पित होता है तो हमारे शरीर से उष्मा देता है जिस कारण हमें ठंडक महसूस होता है। सूती वस्त्र वाष्पीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाकर हमें गर्मी से राहत देती है। सूती वस्त्रों की बुनाई और फाइबर की संरचना संरद्ध होती है और इसका अर्थ है कि वस्त्र में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हवा को आसानी से होने देते हैं और ये हवा का प्रवाह प्रचरण तक पहुंचने में मदद करता है जिससे पसीना जल्दी सूख जाता है और ठंडक बनी रहती है। सूती वस्त्र मुलायम और प्राकृतिक होते हैं। ये त्वचा पर कोमल महसूस होते हैं। आमतौर पर एलर्जी और त्वचा में जलन पैदा नहीं करते। पानी में जब त्वचा संवेदनशील हो जाती है तो सूती वस्त्र आरामदायक और सुरक्षित विकल्प है। ठीक है। किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए? संतुलित बल, वस्तु के लंबवत एक ही बल में, असंतुलित बल, वस्तु पर ऊपर और नीचे दिशा में समान लंबवत बल। देखो एक क्या है, एक वस्तु पे क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए किस प्रकार का? संतुलित बल लगाने से कुछ नहीं होगा, लंबवत भी लगाओगे तो नहीं होगा, लंबवत भी लगाओगे तो नहीं होगा, असंतुलित बल लगाओगे निकल जाएगा। 21 के सी। ठीक है। किसी वस्तु को क्षैतिज मेज पर क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस असंतुलित बल लगाया जाना चाहिए। किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए अर्थात उसे स्थिर अवस्था से गतिशील करने और गतिशील अवस्था से उनकी गति में परिवर्तन, गति बढ़ाना, गति कम करना या दिशा बदलना करने के लिए हमेशा एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल का परिणाम बल नेट बल शून्य होता है उसे संतुलित बल कहा जाता है। संतुलन बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाते। यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो उसे गतिशील ही कहेंगे। ठीक है। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देखो आगे है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नर प्रजनन तंत्र से कौन सा कथन सही है। नर प्रजनन तंत्र के बारे में बात किया जा रहा है, नर प्रजनन तंत्र। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। वृषण उदर गुहा में स्थित होती है। वृषण वृषण टेस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करते हैं। शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय से होता है। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से अधिक तापमान आवश्यक है, ये तो गलत है। ठीक है। वृषण प्रेस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करते हैं। शुक्राणु का यही सही है। बी 22 के बी। देखो नर प्रजनन तंत्र की अगर मैं बात करूं, तो नर प्रजनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो वृषण जो है ना, वो टेस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करते हैं। टेस्ट्रोजन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो प्राथमिक और द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। पुरुष जंगों का विकास करना, मांसपेशियों का विकास, आवाजों में भारीपन, दाढ़ी और मूछों का विकास। ठीक है। यह हार्मोन शुक्राणुजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। टेस्ट्रोजन यौन इच्छा और पौरुष शक्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृषण वास्तव में उदर गुहा में स्थित नहीं होते। वे शरीर के बाहर एक थैली जैसी संरचना में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोश कहा जाता है। वृषण कोश शरीर के बाहर स्थिर होता है क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के बाहर का तापमान लगभग क्या बोलते हो 37 डिग्री से कम और 2 से 3 डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। शरीर के बाहर स्थित होने से वृषण को उचित तापमान बनाए में मदद मिलती है जो शुक्राणु के निर्माण के लिए आवश्यक है। शुक्राणु नर नर जनन तंत्र का एक सहायक ग्रंथि है जो शुक्राणु द्रव का उत्पादन करती है। शुक्राणु द्रव में फ्रैक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं और उनकी गतिशीलता में मदद करते हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर। नर नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है। वृषण टेस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करते हैं। टेस्ट्रोजन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। पुरुष जनन अंगों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आवाज में भारीपन, दाढ़ी और मूछ का विकास। यह हार्मोन के शुक्राणुजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। टेस्ट्रोजन यौन इच्छा और पौरुष शक्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृषण वास्तव में उदर गुहा में स्थित नहीं होता। ये शरीर के बाहर एक थैली जैसी संरचना में स्थित होती है जिसे वृषण कोश कहा जाता है। वृषण कोश शरीर के बाहर स्थित होता है क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के समान समान तापमान लगभग 37 डिग्री के कम तापमान लगभग 2 से 3 डिग्री की आवश्यकता होती है। शरीर के बाहर स्थित होने से वृषण को उचित तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है जो शुक्राणुजन के निर्माण के लिए आवश्यक है। शुक्राणुजन तंत्र एक सहायक तंत्र है जो शुक्राणु द्रव को उत्पादन करता है। शुक्राणु द्रव में फ्रैक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं और उसकी गतिशीलता में मदद करते हैं। शुक्राणु द्रव वीर्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा।
ब्रिसन टेस्ट्रोजन का स्राव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? गलत गलत कथनों का चयन कीजिए। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण मौजूद होती है। बिल्कुल। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है, नहीं घटती है। यही गलत हो जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती है, बिल्कुल। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो उसकी स्थिति के कारण मौजूद होती है, ये भी सही है। तो बी गलत है। 23 के बी गलत कथन का चयन कीजिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ये भी सही है। गतिज ऊर्जा वह है जो किसी वस्तु में स्थिति के कारण मौजूद होती है, नहीं, ये गलत है। ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। देखो गलत पूछ रहा है ना। कह रहा है कि देखो किसी वस्तु के में गतिज ऊर्जा, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए चलती हुई कार, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, दौड़ता हुआ व्यक्ति, ये सभी गतिज ऊर्जा के हैं। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो वेग स्थिर रहता है और गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। ओ, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए होगा एम के, और काइनेटिक प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी स्क्वायर के। ये होती है, ठीक है। भार वस्तु के भार वस्तु को समान वेग से चलाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि वस्तु का वेग बढ़ता है और द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गतिज ऊर्जा तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि वेग का वेग का वर्ग हो रहा है, और वेग में थोड़ी सी वृद्धि भी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कर सकती है। स्थित ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति विन्यास के कारण कारण संग्रहित होकर, उदाहरण के लिए ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु को गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा और खींचे हुए धनुष में प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है। यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ठोस ठोस और गैसों के बीच में प्राथमिक अंतर क्या है? ठोस कणों में गैसों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ठोस कण गैसों की तुलना में अधिक निकटता से संकुचित होती है। ठोस कण गैसों की तुलना में विभिन्न तत्वों से बने होते हैं। ठोस कण गैसों की तुलना में अधिक मुक्त रूप से गति करते हैं। ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। करा ठोस कण में गैसों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ठोस कण गैसों की तुलना में अधिक निकटता से संकुचित होती है। ठोस के कण गैसों की तुलना में विभिन्न तत्वों से बनी होती है। ये होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी। 24 के 24 के 24 के बी। देखो 24 के बी क्या करा है, ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर है। ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते हैं। ठोस और गैस दोनों समान विभिन्न तत्वों से बने हो सकते हैं। पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस तत्वों के प्रकार पर नहीं बल्कि कणों के बीच आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठोस कण ठोस कणों की तुलना में बहुत अधिक मुक्त रूप से गति करता है। ठोस कण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, वो अपनी निश्चित स्थिति में बंधे होते हैं और केवल कंपन करते हैं। गैस कण हर दिशा में स्वतंत्र रूप से लगातार गति करते हैं। उनकी गति अनियमित और यादृच्छिक होती है, ब्राउनिंग गति जिसको बोलते हैं। गैस में कण बहुत दूर दूर होते हैं और अनियमित रूप से गति करते हैं। उनके बीच अंतर आणविक स्थान बहुत अधिक होता है और अंतर आणविक बल बहुत कमजोर होते हैं। गैस का न तो कोई निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन, वो अत्यधिक अस्पंदनीय होती है। कणों में ठोस में कण बहुत निकटतम और नियमित रूप से संकुलित होते हैं। इनके बीच अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है और अंतर आणविक बल बहुत मजबूत होते हैं। इस कारण से ठोस ठोसों का निश्चित आकार और आयतन होते हैं और वो अस्पंदनीय होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। परिवहन से, धमनियां वे वाहिकी है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। बिल्कुल सही। धमनियां वे वाहिकी है जो रक्त को हृदय से पूरे शरीर में। धमनिया की दीवार पतली होती है, गलत, मोटी होती है। सिराए वे कपाट है जो सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। बिल्कुल। तो वन और थर्ड सी। 26 के सी। 26 के सी। 25 के क्वेश्चन क्या है, सीएनजी और एलपीजी क्रमशः होते हैं। सीएनजी जो होती है वो कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस होती है। कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रेशर्ड गैस नहीं, ये ऑप्शन में नहीं होगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल ये भी नहीं होगा, नेचुरल गैस। ठीक है। 25 के ए। देखो सीएनजी और पी एलपीजी क्रमशः पूर्ण रूप से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तथा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। सीएनजी और एलपीजी दोनों ही ईंधन के रूप में है। इसका उपयोग वाहनों, खाना पकाने और औद्योगिक कार्यों में ऊर्जा स्रोतों के रूप में किया जाता है। सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन गैसों से बनी होती है, मीथेन गैस से बनी होती है। प्राकृतिक गैस में मीथेन का मात्रा लगभग 80 से 90% तक हो सकती है। बाकी हिस्सों में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे अनहाइड्रोकार्बन जैसे गैस शामिल होती है। प्राकृतिक गैस में गैस को उच्च दाब लगभग 250 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक स्पिंडिंग करके सीएनजी बनाई जाती है। स्पिंडन करने से गैस का आयतन कम हो जाता है। ठीक है। और इसे इनके सिलेंडरों में आसानी से भंडारित और परिवहन किया जा सकता है। सीएनजी एक लोकप्रिय एक लोकप्रिय सीएनजी सीएनजी क्या है, सीएनजी एक लोकप्रिय वाहन ईंधन है क्योंकि इसका पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषित होती है। ठीक है, प्रदूषित होती है।
और एलपीजी के गंध इथाइल मरकैप्टन का उपयोग करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। एलपीजी समान तापमान पर कम दाब लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति द्रवित करके बनाता है। द्रवीकरण से गैस का आयतन बहुत कम हो जाता है, जिससे इन सिलेंडरों को आसानी से भंडारित कर और परिवहनों को किया जा सकता है। एलपीजी मुख्य रूप से खाना पकाने के गैसों के रूप में घरों में उपयोग की जाती है। एलपीजी सिलेंडर भारत में घरों में खाना पकाने के लिए एक समान ऊर्जा है, ठीक है। इसका परिवहन से संबंधित है। धमनियां वे वाहिका होती है जो रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों तक ले जाती है। शिराएं जो वह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा से प्रवाहित होती है। धमनियां यह हृदय से रक्त को दूर ले जाती है। ये आमतौर पर ऑक्सीजन युक्त होती है, फुफ्फुस धमनियों में छोड़कर। इसकी मोटी पेशियां और लोचेदार दीवारें होती है। इसमें उच्च रक्तचाप होती है। इसमें कपाट अनुपस्थित होता है। उदाहरण महाधमनी, कैरोटिड धमनी और उरुध धमनी, ठीक है। उदाहरण, ठीक है। उरुधवनी शिरा जो होती है ये रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। यह आमतौर पर ऑक्सीजन रहित फुफ्फुस धमनियों को शिरा छोड़कर इसकी पतली दीवारें तुलना में होती है कम रक्तचाप होती है। इसमें कपाट विकलांगों का होती है। इसका वेना कावा जुगुलर नस नीली रस, ठीक है। ठीक है। हेलो। हाँ गुरु। ठीक ठीक भेज दिए।
एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होती है? तो ये होती है 1.01, सब में तो सही है, 1.01। 10 पर पावर 5, 10 पर माइनस में तो होती नहीं है, प्लस में होती है, माइनस में तो नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है, प्लस में होती है, 27 के C, 1.1, 0.1 पास्कल। ठीक है। 1.01 पास्कल, 1.10 पास्कल। देखो, एक वायुमंडलीय दाब 1.01 इंटू 10 पर पावर 5 पास्कल होती है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सतह पर लगाई जाने वाली दाब को कहते हैं। वायुमंडल गैसों की एक परत है जो पृथ्वी के घेरे हुए उन गैसों का वजन होता है, और यह वजन पृथ्वी की सतह पर दाब डालता है। इस दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है। वायुमंडलीय दाब को दाब को मापने के लिए एक बैरोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारा या अन्य तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब तरल पदार्थ के को एक नली से ऊपर धकेलता है, और तरल पदार्थ की ऊंचाई को मापकर दाब की गणना की जाती है। ठीक है। देखो, प्रेशर बराबर होती है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होती है न्यूटन, और ये होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक न्यूटन पास्कल बराबर 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है। मानव शरीर का कौन सा अंग अस्थिसल्की एपिथेलियम से बना होता है? ग्रसिका, वृक्क नलिका का अस्तर, आंत का अस्तर, त्वचा, आंत का अस्तर या त्वचा। क्या बोला गया है? मानव शरीर का कौन सा अंग अस्थिसल्की एपिथेलियम से बना होता है? तो ये होती है त्वचा। त्वचा। ठीक है, त्वचा। देखो, मानव शरीर का जो त्वचा है ना, वो अस्थित सल्की एपिथेलियम से बना होता है। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह अस्थित सल्की एपिथेलियम से बना होता है। यह एपिथेलियम कई परतों से बना होता है, जिनमें से सबसे ऊपरी परत केराटिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। केराटिन त्वचा को कठोर और जल रोधी बनाता है। अस्थित सल्की एपिथेलियम शरीर के अन्य भागों में भी पाया जाता है, जैसे मुंह और ग्रसनी में। यह एपिथेलियम भोजन को निगलने और पचाने में मदद करता है। एपिथेलियम अन्न प्रणाली एपिथेलियम भोजन को पेट तक ले जाने में मदद करता है। योनि एपिथेलियम योनि को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। ग्रस्का में अस्थिक सल्की एपिथेलियम पाया जाता है, लेकिन यह मुख्य रूप से चिकनी पेशी ऊतक से बना होता है। वृक्कीय नली का घनाकार एपिथेलियम से बना होता है। जो किडनी होता है ना, किडनी किडनी वो किडनी जो होती है, वृक्कीय नली का अस्तार घनाकार एपिथेलियम से बना होता है। आंत का अस्तर स्तंभकार एपिथेलियम से बना होता है। आंत, देखो, आंत जो होती है वो बनी होती है स्तंभकार। स्तंभकार, स्तंभकार एपी एपिथीलियम, एपिथीलियम।
स्तंभकार एपिथेलियम, ठीक है। और जो किडनी होती है, वृक, जो वृक होती है, वृक जो होता है वो बना होता है, वृक जो बना होता है वो घनाकार, घनाकार, घनाकार एपी, एपिथीलियम, एपिथीलियम, इससे बना होता है घनाकार एपिथीलियम। और स्तंभकार एपिथेलियम्स आंत से बना होता है, ठीक है। आंत, आंत का होती है। और त्वचा का होती है अस्त्रिशल की, त्वचा, 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 त्वचा जो होती है वो होती है अस्तर, स्तरित, स्तरित, स्तरित सल्की, सल्की, स्तरित सल्की एपिथेलियम, एपिथेलियम, लिथियम, ठीक है। त्वचा, स्तरित सल्की एपिथेलियम। फिर है आंत, स्तंभकार एपिथेलियम। ब्रिक जो है वो घनाकार एपिथेलियम, घनाकार, घनाकार। तो ये ध्यान रखना है, आंत जो होती है वो स्तंभकार होती है, त्वचा स्तरित सल्की एपिथेलियम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 28 के बाद सीधे 34, 28 के बाद सीधे 34, रुको रुको जी, कट गया। 28 के बाद सीधे 34 छूट गया, हाँ जी। इसको डालना पड़ेगा इधर, आगे के बाद है। और 34 के बाद है ना, तो ये बीच में छूट गया है।
देखो यहाँ पे ये छूट गया था क्वेश्चन, इसको ऐड किए हम लोग। हम्म अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर मापे जाने पर वस्तु का भार कितना होगा यदि जी का मान 1/6 है? तो 10 न्यूटन। सारा चीज तो दे ही दिया है, यहाँ पे कुछ किया ही का। ठीक है, इसमें कुछ किया ही नहीं है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे के द्वारा एक साथ मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। बहुत सारे तंत्रिका रेशे के साथ मिलकर मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। एपिथीलियम ऊतक, बीज बीजद्योतक, संवहनी ऊतक, एपिथीलियम ऊतक, या नहीं, संयोजी ऊतक। देखो, बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के साथ मिलकर मिलकर एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। देखो, बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्रिका का निर्माण करते हैं। बहुत सारे, तो हाँ, बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तं, तंत्रिका 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 कोशिका न्यूरॉन्स और सहायक कोशिका से बना होता है। तंत्रिका रेशे न्यूरॉन्स के एक्सोन्स होते हैं जो तंत्रिका आवेग को संरक्षित करते हैं। संयोजी ऊतक तंत्रिका के साथ रखता है और उन्हें सहारा प्रदान करता है। संयोजक कई प्रकार के होते हैं जिनमें कुछ तंत्रिका, जैसे एलोर ऊतक तंत्रिका के चारों ओर पाया जाता है और उन्हें सहारा प्रदान करता है। सहारा प्रदान करता है, ठीक है, सहारा प्रदान करता है। वसा ऊतक तंत्रिका को इंसुलेट करता है और उन्हें यांत्रिक क्षति से बचाता है। रेशे रेशे रेशेदार संयोजी ऊतक तंत्रिकाओं को मजबूत बनाता है और उन्हें तनाव से बचाता है। एपिथीलियम ऊतक शरीर की सतह को ढकता है और सुरक्षा प्रदान करता है। क्या? एपिथीलियम। एपिथीलियम एपिथीलियम एपिथीलियमी एपी एपिथीलियमी। देखो, एपिथीलियमी जो होती है वो शरीर के सतह को ढकता है। ये शरीर के सतह सतह को सतह को ढकता है ढकता है ढकता है और सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है प्रदान करता है सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा है विजुवेतक ऊतक। ये पौधे में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में मदद करता है। संवहनी ऊतक पौधे में पानी और पोषक तत्वों में परिवहन में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक बहुत सारे तंत्रिका रेशे के द्वारा मिलकर एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। कितना हो सकती है? 8। बोर मॉडल होती है 2n, तो ये 4 31 के सी, सॉरी 8 हो सकते हैं। देखो, बोर मॉडल के द्वितीय ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है ना, तो 8 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा n इक्वल टू 2 क्या होती है? 2 × n², 2n², 2n²। तो ऊर्जा ऊर्जा की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। द्वितीय ऊर्जा में दो उपकोष होते हैं, 2s और 2p। 2s उपकोष में अधिकतम ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि 2p में
अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। निल्स बोर एक डेनिश भौतिक विज्ञानी थे भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1913 में परमाणु संरचना का एक मॉडल प्रस्तावित किया था, जिन्हें बॉर मॉडल के नाम से जाना जाता है। यह मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर आधारित था, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। जैसे बोर मॉडल का क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर की एक विशिष्ट ऊर्जा होती है। वह इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनकी ऊर्जा स्तर विशिष्ट होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक चलते हैं, आगे है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। पराग को पुकेसर से वर्तिका तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पराग का एक स्थानांतरण एक ही फूल में हो तो इस घटना को कहा जाता है स्वपरागणन। स्वपरागणन। पराग को पुकेसर से वर्तिकांग तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पराग का स्थानांतरण एक ही फूल में होता है तो इस घटना को स्वपरागणन कहा जाता है। जब पराग का स्थानांतरण एक ही फूल के केसर से वर्तिकांग तक होता है तो उसे स्वपरागणन कहते हैं। और यह प्रक्रिया एक ही फूल में या एक ही पौधे के दो फूलों के बीच हो सकती है। स्वपरागणन के लाभ है, यह प्रागणन की एक विश्वसनीय विधि है क्योंकि इसमें किसी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होती। यह पौधे की आनुवंशिक विविधता को कम करता है, जिनमें अपने वातावरण के अनुकूल रहते हैं। ये स्वपरागण नुकसान है, यह पौधे में आनुवंशिक विविधता को कम करता है, जिससे वे बीमारियों और कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ये पौधे के विकास को धीमी कर सकता है। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्म मिलकर एक युग्म बनाते हैं। पर परागणन वह प्रक्रिया है जिसमें पराग का स्थानांतरण एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल तक जाता है। बीजाणु निर्माण वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें बीजाणु बनते हैं और नए पौधे का जन्म लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर? स्वपरागणन निषेचन वह प्रक्रिया है जिनमें नर और मादा युग्म मिलकर एक युग्म बनाते हैं। पर परागणन वह प्रक्रिया है जिसमें पराग का स्थानांतरण एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल तक होता है। बीजाणु निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें बीजाणु बनते हैं जो नए पौधे का जन्म देते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। वियोजन मतलब होता है कोयले का जलना। कोयले का जलना, तो कोयला जल रहा है C+O2, तो ये हो रहा है CO2। तो ये कहाँ बना? नहीं, कोयले का जलना कॉम्बिनेशन है। H2+O2 का बनना ये भी है। सूर्य के प्रकाश से सिल्वर क्लोराइड का धूसर होना, प्राकृतिक गैस का जलना, ये भी डिकम्पोजिशन है। डी वियोजन अपघटन अभिक्रिया है। तो ये हो गया डी, 33 के डी। वियोजन अभिक्रिया एक उदाहरण है जो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का धूसर रंग का होना।
वियोजन अवघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूटकर टूट जाता है और सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का यौगिक है। इन्हें सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर और क्लोरीन में विघटित होकर सिल्वर धूसर रंग का पदार्थ है। इसलिए सिल्वर क्लोराइड का रंग सूर्य के प्रकाश में धूसर हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का घटन, सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन, पानी विद्युत का अपघटन। प्राकृतिक गैस का जलना और कोयले का जलना दहन अभिक्रिया है, लेकिन दहन अभिक्रिया में पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है और ये संयोजन अभिक्रिया है। प्राकृतिक का जलना देखो, प्राकृतिक गैस का जलना और कोयले का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना और कोयले का जलना एक उष्मक्षेपी अभिक्रिया के साथ साथ संयोजन अभिक्रिया है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनते हैं। निम्नलिखित में कौन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुले हुए रूप में ले जाता है? देखो, निम्नलिखित में कौन भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुले हुए रूप में ले जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना है ना। देखो, प्लाज्मा लसिका लसिका जो होती है ना वो वसा को करता है, वसा को करता है, तो ये तो होगा नहीं। प्लाज्मा प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। 34 के बी प्लाज्मा। देखो, प्लाज्मा जो होती है वो भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुले हुए रूप में ले जाता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो लगभग 55% होता है। यह पानी, नमक, एंजाइम, एंटीबॉडी और अन्य प्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा पचाए गए भोजन को छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ले जाता है, जहां से इसे बाहर निकाला जाता है। प्लाज्मा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया को किडनी तक ले जाते हैं, जहां से इन्हें छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकाला जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। रक्त प्लेटलेट्स रक्त के थक्का जमने में मदद करते हैं। लसिका एक प्रकार का पदार्थ है जो ऊतकों के बीच पाया जाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त पदार्थ देखो, लसिका जो है एक पदार्थ है जो उसके ऊतकों के बीच पाया जाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली में भूमिका, उस अपशिष्ट पदार्थों को ले जा, लेकिन भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्य वाहक प्लाज्मा ही है। देखो, लसिका जो है ना, लसिका ये वसा को ले जाता है, वसा को रक्त, ये तो ये रुधिर जो होती है वो CO2 के सॉरी O2 के ले जाता है और रक्त प्लेटलेट्स तो इसका पार्ट ही है, तो इसका आंसर प्लाज्मा हो। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये समझ में आ गया ना, इसका क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। देखो, प्लाज्मा जो होती है वो CO2 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 कहाँ गया? 34 के CO2 जो CO2 द्वारा, मतलब प्लाज्मा का काम है CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को प्लाज्मा करता है। जो रुधिर होती है वो O2 को ले जाता है और लसिका जो होती है ना वसा सहित को अवशोषित करता है, वसा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? 24, उसका डबल। ठीक है, 24 हो जाएगा। ठीक है, 35 के ए। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक तनों में संवहनी बंडलों के समीप पत्तियों के सिराओं और बीजों के कठोर छिलकों में उपस्थित होती है?
तो ये होती है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा 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 ऊतकों तनों में संवहनी बंडलों के समीप, पत्तियों के सिराओं में, बीजों में और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होती है। स्क्लेरेनकाइमा एक प्रकार का अस्थायी पादप ऊतक है जो पौधे को यांत्रिक सहायता और मजबूती प्रदान करता है। इनकी कोशिकाएं मृत, लंबी और मोटी भित्ति वाली होती है। ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा दो प्रकार के होते हैं। एक फाइबर लंबी पतली नुकीली कोशिकाएं होती हैं जो बंडलों में पाई जाती है, और एक होती है स्क्लेरिड, छोटी गोल और अनियमित आकार की कोशिकाएं होती है जो अकेले या समूह में पाई जाती है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक निम्न स्थानों पर पाया जाता है: तनों में, संवहनी बंडल के समीप, पत्तियों में, सिराओं में, बीजों और फलों में कठोर छिलकों में। पैरेनकाइमा एक सरल अस्थायी ऊतक है जो पौधे में भोजन का निर्माण और भंडारण करता है। भ्रांत त्वचा पौधे की सबसे बाहरी परत होती है और जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। शीर्षभोतक बीजभोतक एक ऊतक है। शीर्षभोज बीजभोतक एक ऊतक है जो पौधे की वृद्धि में मदद करता है। ठीक है। निम्नलिखित में क्या जंतु कोशिका में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार का होती है? गोल्जी उपकरण नहीं, रसधानी नहीं, प्लेटिस्ट नहीं, रसधानी। रसधानी तो उसमें होता है, प्लेटिस्ट होती है, प्लेटिस्ट। सॉरी सॉरी, प्लेटिस्ट नहीं, रसधानी, 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 रसधानी होती है। ठीक है। रसधानी। देखो, जो रसधानी होती है ना, वो जंतु कोशिका में तो छोटे आकार का होती है, लेकिन पादप कोशिका में बहुत बड़ा आकार का होता है। जंतु छोटी रसधानी वाली होती है जबकि पादप कोशिका एक बड़ी रसधानी वाली होती है जो कोशिकाओं को के आयतन का 30% से 80% तक घेरती है। रसधानी एक झिल्ली बंद अंग है जो कोशिका के अंदर विभिन्न पादपों को ग्रहण संग्रहित करने का काम करती है। ठीक है। झिल्ली, इसमें टोनोप्लास्ट होती है और इसमें समान झिल्ली होती है। देखो, पादप रसधानी का कार्य है पानी, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण। कोशिका के स्फीति दबाव को बनाए रखता है। कुछ पौधे में रंग द्रव और अन्य पदार्थों का भंडारण होता है, लेकिन जंतु में अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण, कुछ पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है। शक्ति क्या होता है? 50 तो 10 × 50 तो 5 वाट। ये होती है फॉर्मूला ना। E बराबर W/T, भी सॉरी, V इंटू आई, फिर V² बाई R, फिर है I² R। ठीक है। सभी 7 वर्णों में प्रकाश में कौन से वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है? तो बैगनी। ठीक है। सभी 7 वर्णों में प्रिज्म से पड़ने के बाद बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। विक्षेपण के दौरान विभिन्न रंगों को प्रकाश में अलग अलग कोनों पर मुड़ते हैं। ठीक है। बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है, इसलिए अत्यधिक अपवर्तित होती है और सबसे अधिक विक्षेपित रहता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ी होती है, इसलिए कम विक्षेपित होती है। विराम अवस्था से प्रारंभ करके राजू अपनी साइकिल से 1 मिनट में 24 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता, तो साइकिल का त्वरण क्या होगा? त्वरण बराबर होती है V-U/T। V कितना है? 24। T कितना है? 4 मिनट, तो 4 × 60। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा 1/10, 0.1 कितना हो जाएगा? 24 मीटर पर सेकंड 1 मिनट में। ओ, 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में। अच्छा, तो 0.1
4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन द्रवों का एक गुण है? द्रव कठोर होते हैं? नहीं। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण अधिक होती है? बिल्कुल। द्रवों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, निश्चित आयतन होता है। द्रव आकार निश्चित होती है? नहीं। बी होगा इसका आंसर सही। द्रवों का एक गुण होती है जो ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण अधिक होती है? बिल्कुल। ठोस की तुलना में द्रव में कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, जिसमें अत्यधिक स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं। इसलिए द्रव में विसरण की दर ठोसों की तुलना में अधिक होती है। पानी में सहाई का तुलना चाय में चीनी का घुलना। ठोस में निश्चित आकार का आयतन होता है, जबकि द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार परिवर्तनशील होती है। ठोस के अणु अपनी जगह पर स्थिर होते हैं, इसलिए वह नहीं रह सकते। दूसरी ओर द्रव अपने अनुगतिशीलता होते हैं और एक दूसरे से फिसल सकते हैं, इसलिए वह बह सकते हैं, यानी द्रव तरल होते हैं। ठोसों के अणु पास पास होते हैं, इसलिए इसका घनत्व अत्यधिक होता है। द्रव के अणु ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका घनत्व कम होता है। ठोसों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, जबकि द्रव में इसकी अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। आगे चलते हैं। थोड़ा सा रेस्ट लेके 10 मिनट।